नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म आई विक्ट्री एजू हब पर। राजस्थान सब इंस्पेक्टर 2025 आज एक पॉलिटिका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, स्टेट पॉलिटी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। राजस्थान सब इंस्पेक्टर या फिर राजस्थान के अंदर आप कौन सा भी एग्जाम देने जाए या फिर इंडिया लेवल पे भी अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर स्टेट पॉलिटी का भी बहुत बड़ा रोल है। और विशेषकर राजस्थान से तो कौन सा भी एग्जाम उठा के देख लीजिएगा, राज्य की पॉलिटी से संबंधित बहुत अच्छे वाले प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं और राज्यपाल से तो हर परीक्षा के अंदर ये प्रश्न आ रहा है। तो क्यों ना हम आज राज्यपाल को एक ही टॉपिक एक ही क्लास के अंदर पूरा का पूरा क्लियर कर देते हैं। क्या कंसेप्ट रहने वाला है, मतलब हर बार क्वेश्चन आ रहा है तो इसका एक ही वीडियो के अंदर पूरा का पूरा कंसेप्ट और साथ में पूरे के पूरे अनुच्छेद। मैं इतना कह सकता हूं, इस क्लास को अगर आप एक बार देख लेते हैं तो फिर आपको दूसरी कई क्लासें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा इस क्लास को आपको एक बार देखने के बाद में कौन सा भी एग्जाम दीजिएगा, आपका प्रश्न भी गलत नहीं होने वाला है। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप एक चीज का ध्यान रखें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लगातार आ रही क्लासें और नोटिफिकेशन का जो कि सबसे पहले आपको प्राप्त हो। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सब इंस्पेक्टर, चाहे वीडियो, चाहे राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड, कौन सा भी एग्जाम दीजिएगा, हर परीक्षा के लिए जहां स्टेट पॉलिटी लिख रखा है या फिर राजस्थान की राज्य व्यवस्था या फिर राज्य की राज्य व्यवस्था के अंदर राज्यपाल वाला टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी ध्यान से पढ़िएगा। और अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक मुझसे जरूर कीजिएगा, एक कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राज्यपाल। देखिए, राज्य का अंदर एक राज्यपाल होता है, एक मुख्यमंत्री होता है, ठीक है ना। राज्यपाल एक राज्य के दो रूप में काम करता है, एक राज्य का प्रमुख भी होता है और एक केंद्र का प्रतिनिधि के रूप में भी काम करता है। संविधान के भाग 6 के अंदर इसका वर्णन कर रखा है। कौन सा भाग? भाग 6 है भाई, ठीक है ना। संविधान का भाग 6 है, संविधान का भाग 6 में इसका वर्णन कर रखा है, जो कि अनुच्छेद 153 से लगाकर 167 तक मिलते हैं। लेकिन मैंने इसके अंदर पूरा का पूरा अनुच्छेद ले लिया है। जितने भी राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद बन सकते हैं वो सारे हैं, यानी कि चाहे मुख्यमंत्री के रूप में काम हो रहा हो, चाहे आरपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति में हो रहा हो, चाहे अधिवक्ता महाधिवक्ता ना उसकी नियुक्ति में, मतलब सारे के सारे राज्यपाल से संबंधित जितने भी अनुच्छेद बन सकते हैं वो सारे के सारे हमने ले लिए। अब मैं इसके साथ साथ मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल से बताने वाला हूं, ठीक है ना, जिससे कि आपका एक भी प्रश्न छूटे ना। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना, राज्यपाल राज्य के अंदर दोहरी भूमिका निभाता है भाई। एक तो वो राज्य का प्रमुख होता ही है, उसके अलावा वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है, ठीक है ना। उसके अलावा देखिए, अब हम सबसे पहले अनुच्छेद से ही स्टार्ट करते हैं, अनुच्छेद 7 में ही लेते हैं। अब सबसे पहले हम लेते हैं अनुच्छेद नंबर 153। देखिए, अनुच्छेद 153 से स्टार्ट होता है राज्यपाल। हर राज्य के अंदर एक राज्यपाल होता है, ये तो सबको पता है। अब ये बात ना, प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा, ये बात किस अनुच्छेद के अंदर लिख रखी है? तो ये 153 अनुच्छेद के अंदर लिख रखी है। लेकिन संविधान के अंदर, जब संविधान निर्माण हुआ उसके अंदर तो 153 के अंदर तो प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा, ये बात लिख रखी है। लेकिन बाद में 7वां संविधान संशोधन होता है, 7वां संविधान संशोधन 1956। इसके अंदर एक बात और शामिल कर दी गई और यह कह दिया गया 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल बनाया जा सकता है, यानी कि एक ही राज्यपाल के पास में 2 या 2 से अधिक राज्यों का प्रभार या फिर अतिरिक्त प्रभार भी दिया जा सकता है। देखिए, उसका वेतन वगैरह वो कौन तय करेगा? वो राष्ट्रपति तय करेगा। कि मतलब अलग अलग राज्य, जब 2 राज्यों का उसको अगर प्रतिभार या फिर प्रभार दे रखा है तो फिर उन 2 राज्यों से अलग अलग वेतन मिलने वाला है। राज्य की संचय निधि से वेतन मिलने वाला, ये भी आपको पता होगा। लेकिन इनकी पेंशन है वो भारत की संचित निधि से मिलने वाली है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। देखिए, इनकी वेतन तो देखिए 2 राज्यों का अगर बन गया भाई, हालांकि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तो राष्ट्रपति ही तय करेंगे कि भाई इस राज्य से इतना मिलेगा, इस राज्य से इतना मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग राज्यों से दोनों जगह से इनका उतना का उतना पेमेंट नहीं बनने वाला है, ठीक है ना। और पेमेंट ये ध्यान रखना, इनका जो वेतन होगा वो ध्यान रखना राज्य की संचित निधि से मिलता है, लेकिन इनकी पेंशन है वो भारत की संचित निधि से, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक राज्य, 2 या 2 से अधिक
मतलब दो या दो से अधिक राज्यों का इनको क्या बनाया जा सकता है, एक ही राज्यपाल को दो या दो से अधिक राज्य दिए जा सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 153 एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 153 में लिख रखा है। राज्यपाल खुद का वर्णन जो राज्यपाल वाला, देखिए भाग 6 के अंदर केवल राज्यपाल भी नहीं है, राज्यपाल के साथ में मुख्यमंत्री भी है, मंत्री परिषद भी है, महाधिवक्ता, ये सभी इसी के अंदर आ रहे हैं, ठीक है ना। उसके अलावा ध्यान रखना है भाग 6 के अंदर राज्यपाल का वर्णन 153 से 167 आप ले सकते हैं, लेकिन मैंने पूरे के पूरे ले लिए। लेकिन अब देखिए राज्य का एक राज्यपाल होगा, वो अनुच्छेद नंबर 153 में है। लेकिन अब प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। क्या ये मूल संविधान में था? नहीं था भाई, ये बाद में 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसको ये जोड़ा गया था। तो वर्तमान में यह स्थिति भी है और ये भी है, ठीक है ना। तो चलेगा, अब लेते हैं हम सेकेंड वाला अनुच्छेद नंबर 154। देखिए जिस तरीके से केंद्र के अंदर राष्ट्रपति संघ सरकार के जो भी कार्यपालिका शक्तियां होती है उसका हेड होता है, उसी प्रकार से राज्य के अंदर जितने भी कार्य है, वो राज्य के अंदर जितने भी कार्य है वो सब के सब राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। यानी कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है उसका हेड कौन होने वाला है? राज्यपाल होने वाला है। मतलब राज्य के अंदर जितनी भी शक्तियां हैं, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जो हेड होगा वो राज्यपाल होगा। देखिए जिस प्रकार से राष्ट्रपति केंद्र के अंदर नाम मात्र का शासक है, उसी प्रकार से राज्य के अंदर भी नाम मात्र का शासक आप बोल सकते हो राज्यपाल को, ठीक है ना। तो यहां पर सर्वे सर्वा मुख्यमंत्री है, जबकि केंद्र में सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री होता है, ठीक है ना। तो ये यहां पर मान सकते हैं राज्य के वहां पर केंद्र के अंदर सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, तो राज्य के अंदर सभी कार्य यानी कि कार्यपालिका संबंधित जितने भी कार्य हैं वो सभी से सभी राज्यपाल के नाम से होने वाला है। मतलब दोनों अनुच्छेद क्लियर हो जाना चाहिए। 153 में भारत में एक प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा, और 154 के अंदर राज्य के जो राज्य के जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो किसके नाम से होगी? राज्यपाल के नाम से होगी। अब देखिए अगला अनुच्छेद लेते हैं 155। देखिए 155 के अंदर देखिए ध्यान से समझने का, क्योंकि यहां से प्रश्न हर बार आता है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होने वाला जहां से राज्यपाल से संबंधित प्रश्न ना आया, तो इसे हमें यह अनुच्छेद भी साथ में याद होने चाहिए। अब देखिए अगला है अनुच्छेद नंबर 153। अनुच्छेद नंबर 153 राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल के नियुक्ति देखिए विशेष तौर से ध्यान रखना, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 155। पहला तो यही याद होना चाहिए। अब देखिए इनकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अब देखिए प्रश्न में ऐसा भी लिखा आ सकता है कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रशांत पर्यंत। जी हां, एकदम सही है, राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति, और इनका कार्यकाल भी राष्ट्रपति प्रशांत पर्यंत ही होता है, ठीक है ना। और पद ग्रहण करने से 5 साल, वो आपको ध्यान रखना है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल की नियुक्ति करने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति महोदय की होगी। लेकिन 2 परंपराएं जरूर है। देखिए यहां पर 2 परंपराएं जरूर है। एक परंपरा यह रही है कि जिस राज्य के अंदर राष्ट्रपति जी जिस राज्य के अंदर राज्यपाल बनने जा रहे हैं उस राज्य का वो निवासी नहीं होना चाहिए। हालांकि ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन यह एक परंपरा है जो कि हम आज तक फॉलो कर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब जिस राज्य के अंदर राज्यपाल बनाया जाएगा तो राष्ट्रपति महोदय उस राज्य का निवासी नहीं होगा। और एक यह बात भी ध्यान रखा जाता है कि जिस राज्य के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति की जा रही है उस राज्य के मुख्यमंत्री से राष्ट्रपति क्या करते हैं? परामर्श जरूर करते हैं। पहले एक बार चर्चा उनसे जरूर कर लेते हैं। हालांकि यह नियम नहीं है, यह परंपरा है जो कि आज तक पूछ भी लेते हैं, और कभी कभार ऐसा भी हो जाता है नहीं भी पूछते हैं और बना लेते हैं। तो सीधे से बात, मुद्दे की बात यह है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन 2 ध्यान रखना, 2 परंपराएं हैं, नियम नहीं है। जिस राज्य के अंदर नियुक्ति हो गई वो राज्य का उस राज्य का निवासी नहीं होगा राज्यपाल, और मुख्यमंत्री से परामर्श की ये बात भी, ये परंपरा है दोनों। तो अभी तक 3 अनुच्छेद है, तीनों के तीनों क्लियर हो जाना चाहिए। प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्यपाल 153, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां 154, और 155 के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करने वाला है। अगला अनुच्छेद देखिए 155 नंबर। देखिए इनका कार्यकाल, मैंने वैसे पहले भी बता दिया, इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत तक होता है। यानी कि राष्ट्रपति महोदय चाहते हैं तो इनको हटा भी सकते हैं,
जबकि इनकी हटाने की कोई भी विधि संविधान के अंदर वर्णित नहीं है। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए, भारतीय संविधान के अंदर राज्यपाल को हटाने का कोई भी ऐसा प्रावधान या फिर विधि का वर्णन नहीं कर रखा है। यानी कि यहां पर सीधा सीधा यही है कि राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत ही इनका कार्यकाल होता है। लेकिन कई बार अगर आप ये लिख सकते हैं 5 वर्ष इनका कार्यकाल, यहां पर 5 वर्ष इनका कार्यकाल, या फिर राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत 5 वर्ष, या फिर यहां पर लिख सकते हो आप राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट प्रशांत पर्यंत। ठीक है ना। देखिए कार्यकाल 5 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत यानी कि प्रेसिडेंट के प्रशांत पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति महोदय चाहेंगे इनका कार्यकाल होने वाला है। यानी कि राष्ट्रपति चाहे तो इनको हटा भी सकते हैं। देखिए अलग अलग राज्यों के अंदर 2 राज्यों के साथ में इनको कार्यभार जब भी सौंपा जाता है वो भी राष्ट्रपति महोदय ही सौंपते हैं। उसके अलावा ध्यान रखना, राष्ट्रपति महोदय ही एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर ट्रांसफर भी करते हैं, स्थानांतरण भी यही करते हैं, नियुक्ति भी यही करते हैं, और ध्यान रखना यही हटा भी सकते हैं। ठीक है ना। वैसे त्याग पत्र देके भी राज्यपाल अपने त्याग पत्र देके भी हट सकते हैं, और त्याग पत्र किसको देने वाले हैं, तो त्याग पत्र आपके राष्ट्रपति महोदय को देने वाले। देखिए त्याग पत्र राष्ट्रपति को हटाते, राष्ट्रपति हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रशांत पर्यंत ही कार्य करने वाले। 5 वर्ष कार्यकाल है इनका, मान लेते हैं बीच में भी हटा सकते हैं भाई, 5 वर्ष इनका कार्यकाल है, हालांकि राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत ही है, और नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। 4 अनुच्छेद पढ़े हैं अभी तक, चारों के चारों सबके क्लियर हो जाना चाहिए। 153, प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल एक हो सकता है। अनुच्छेद 154, राज्य की जितने भी कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राज्यपाल के अंदर निहित होगी, यानी कि राज्य की जितने भी कार्यपालिका संबंधित जितने भी कार्य किए जाएंगे वो सब के सब राज्यपाल के नाम पर ही किए जाने वाले हैं। उसके अलावा 155 नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, और 156 इनका कार्यकाल जो कि 5 वर्ष या फिर राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत। अगला देखिए अनुच्छेद नंबर 157। अनुच्छेद नंबर 157 है। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 157 है, और अनुच्छेद नंबर 157 में क्या लिख रखा है, अनुच्छेद नंबर 157 में लिख रखा है योग्यताएं। और योग्यताएं देखिए अनुच्छेद नंबर 157, अनुच्छेद नंबर 157 के अंदर 2 योग्यताओं का वर्णन कर रखा है भारतीय संविधान के अंदर। कितनी योग्यताएं, 2 योग्यताएं। पहले योग्यताएं क्या है, भारतीय नागरिक, भारत का क्या, भारत का नागरिक। पहले योग्यता वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक। और दूसरी योग्यता क्या है, उम्र है वो कितनी होनी चाहिए भाई, उम्र है वो 35 वर्ष उनकी आयु या फिर उम्र होनी चाहिए भाई। ठीक है ना, 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। 2 योग्यताओं का वर्णन कर रखा है। ध्यान रखना ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, आगे भी रिपीट होने वाला है कई बार, देख लीजिएगा। अनुच्छेद नंबर 157 जिसके अंदर योग्यताएं दे रखी हैं, और योग्यताएं के अंदर क्या दे रखी है, तो पहले योग्यता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। मूल रूप से भारत का नागरिक ऐसी कोई भी योग्यता नहीं लिख रखी है। ध्यान रखना मूल रूप से नहीं लिख रखा है, इसका मतलब मूल रूप से नहीं लिख रखा है, इसका मतलब कोई बाहर से भी अगर व्यक्ति आता है, भारत के अंदर रहता है, फिर नागरिकता लेता है, तो वो राज्यपाल बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यानी कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए सिर्फ, ठीक है ना, और उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, तो फिर हम उसको राज्यपाल बना सकते हैं। ये 2 इनकी योग्यताएं होनी चाहिए, ये इनके क्वालिफिकेशन है, भारत का नागरिक और उम्र 35 वर्ष, तो योग्यताएं हो गई। अगला देखिए अनुच्छेद नंबर 158, अनुच्छेद नंबर 158 जो कि शर्तें है। देखिए योग्यताएं सबको याद हो गई, अब तक जितने अनुच्छेद पढ़े वो सबके सब याद हो जाने चाहिए भाई। योग्यताएं मैं बता चुका हूं, अब हम पढ़ने जाएंगे शर्तें। शर्तें देखिए, शर्तें में एक तो सबसे इंपॉर्टेंट शर्त है ना, और मैं आपको बता दूं वो ऐसा नहीं लिख रखा है कि लाभ का पद होगा, लाभ का पद पर ना हो ऐसी कोई भी योग्यताएं राज्यपाल की नहीं है भाई, ठीक है ना। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया एक बार कि क्या राज्यपाल लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, तो वो योग्यता नहीं है, ठीक है। और शर्त के अंदर ये लिख रखा है एक तो संसद, क्या है संसद,
या फिर विधानमंडल, विधानमंडल। इसका क्या नहीं होना चाहिए? सदस्य नहीं होना चाहिए भाई। संसद और विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। और अगर सदस्य है, मतलब सदस्य तो नहीं होना चाहिए, और अगर सदस्य है तो फिर जिस दिन पद धारण करेंगे उसी दिन से क्या हो जाएगा? पद रिक्त हो जाएगा। पद रिक्त हो जाएगा, ये वाला पद रिक्त हो जाएगा। अगर ये वाला आपने प्राप्त कर लिया राज्यपाल का, तो ये वाला पद यानी कि विधायक की चली जाएगी, यानी कि आपके सांसद है तो सांसद नहीं रहेंगे, विधायक है तो विधायक नहीं रहने वाले। उसके अलावा देखिए, जितना भी जो केंद्र सरकार तय करती है, इनको वेतन, इनको सेवा शर्तें, भत्ते वगैरह, वो सभी के सभी मिलने वाले, मतलब बीच में कम नहीं होने वाले। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा इनका ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, संसद और विधानमंडल का सदस्य होता है तो फिर इनकी वो सदस्य रद्द हो जाते, पद धारण करते। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है शर्त, तो ध्यान रखना। उसके अलावा भी आप ध्यान रख सकते हैं कि जो भी भत्ते वगैरह है वो सब आपको संसद द्वारा जो भी तय कर रखे होंगे वो सभी मिलने वाले हैं इनको, ठीक है ना। अब देखिए, ये तो हो गए। अब अपने एक बार मैं वापस से पूरा का पूरा आपको रिवाइज करा देता हूं। ये पूरे के पूरे अनुच्छेद, एक एक अनुच्छेद आपको सब के सब याद होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आप प्रश्न ये पूछा जाता है कि राज्यपाल कौन सा वो पद है जो राज्य के अंदर दोहरी भूमिका निभाता है, तो राज्यपाल का पद है। देखिए, राज्यपाल का पद भारतीय संविधान का अनुच्छेद या फिर भाग पूछे तो 6 भाग बता देना, अनुच्छेद पूछे तो 153 से 167 तक, ठीक है ना। अब इसमें मैंने पूरे के पूरे शामिल कर दिए जितने भी शामिल थे, ठीक है ना। वो ध्यान रखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रश्न ये भी आता है, एक प्रश्न ये भी आता है कि राज्यपाल है वो प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा या फिर 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल होगा। तो दोनों ही कथन सही है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये तो अनुच्छेद नंबर 153 में है, और 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होगा, जो कि 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई। अनुच्छेद नंबर 154 के अंदर राज्य के अंदर जितने भी कार्यपालिका शक्तियां हैं वो कार्य सब राज्यपाल के नाम से की जाएंगे। और केंद्र के प्रतिनिधि के रूप से दोहरी भूमिका ये इसलिए निभाता है क्योंकि जब राज्य के अंदर व्यवस्थाएं सही ढंग से चल रही हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जैसे ही कोई अगर व्यवस्थाएं सही ढंग से ना चले तो फिर क्या होने वाला है, जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राज्य के अंदर तो पूरी की पूरी भूमिका केंद्र सरकार की प्रतिनिधित्व के रूप में ये भूमिका निभाने वाले कौन? राज्यपाल। मतलब पूरा का पूरा कंट्रोल केंद्र सरकार का, फिर एक मुखिया के रूप में ये भाई साहब वहां पर अपना प्रतिनिधित्व संभालते हैं और पूरी की पूरी जानकारी केंद्र सरकार को देते हैं। देखिए, 154 में राज्य के जितने भी कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राज्यपाल में नियुक्त होगी। 154, 155 राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी, और 155 हो गया। 156 के अंदर इनका कार्यकाल है जो कि 5 वर्ष या फिर राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत, और 157 के अंदर 2 योग्यताएं हैं, भारत का नागरिक या फिर 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। 158 के अंदर इनकी शर्तें हैं जो कि आपको बता देना है। देखिए, संसद या फिर विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, बाकी जितने भी भत्ते वगैरह हैं वो इनको सुविधाएं मिलती रहेगी। जब पर ये पद पर है तब तक इनका कोई मतलब क्या नहीं की जा सकती, कटौती नहीं की जा सकती वेतन वगैरह में, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, ये अनुच्छेद 5 अनुच्छेद मतलब 6 अनुच्छेद आपको याद हो चुके, 6 अनुच्छेद आपको याद हो चुके। अब लेते हैं अगले ले में। देखिए, अगला अनुच्छेद है अपना अनुच्छेद नंबर 159। अनुच्छेद नंबर 159 है, और 59 में लिख रखा है शपथ लिख रखी भाई, शपथ, ठीक है ना। 159 में देखिए शपथ है, और आप सबको पता होगा ये शपथ है ना, संविधान और विधि दोनों की लेते हैं, संविधान और विधि दोनों की लेते हैं, संविधान और विधि दोनों की लेते हैं। और दोनों की ध्यान रखना, संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण तीनों की लेते हैं। देखिए, संविधान और विधि के प्रतिरक्षण, परिरक्षण और संरक्षण के, उसके अलावा राज्य के अंदर निवास करने वाली जनता का कल्याण की भी ये शपथ साथ में लेते हैं, सेवा और कल्याण की भी शपथ साथ में लेते हैं। तो ये शपथ लेते हैं भाई, ठीक है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इनको जो शपथ है ना, लेकिन शपथ दिलाते कौन है? तो ध्यान रखना, इनको शपथ दिलाते हैं वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, सीजे ना, चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इनको शपथ दिलाते हैं।
और हो सकता है उस समय जब राज्यपाल की जब नियुक्ति हुई, हो सकता है उस समय राज्यपाल की नियुक्ति हुई, उस समय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली चल रहा है, तो फिर क्या होने वाला है, तो फिर वरिष्ठतम न्यायाधीश बनेगा। वरिष्ठतम न्यायाधीश इनको शपथ दिलाने वाले हैं, कौन है, ठीक है ना। और अगर हो सकता है कभी कभार ऐसा भी हो सकता है पद भी खाली हो जाए, तो फिर ये इनकी जगह पद की भी भूमिका निभा सकते हैं, कौन, सीजे, हाई कोर्ट के सीजे। अगर राज्यपाल का कभी ऐसी नौबत आई नहीं है, बना लेते हैं, लेकिन अगर ऐसे खाली रह जाए तो ये भी अपना भूमिका निभा सकते हैं इनकी, ठीक है ना। लेकिन इनको शपथ कौन दिलाते हैं, अपने तो ये ध्यान रखना है, शपथ दिलाते हैं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। और नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। शपथ वाला हो गया। और शपथ लेते हैं किसके, संविधान और विधि दोनों के लेते हैं, परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। उसके अलावा राज्य के अंदर निवास करने वाली जनता की सेवा और कल्याण की भी ये साथ में शपथ लेते हैं। तो यह शपथ तक सबको क्लियर हो जाना चाहिए, शपथ तक सबको क्लियर हो जाना चाहिए। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 161। देखिए अनुच्छेद नंबर 161, जिस प्रकार से राष्ट्रपति को भी समाधान की शक्ति है, उसी प्रकार राज्य के अंदर राज्यपाल को भी शक्ति प्राप्त है। देखिए राज्यपाल की समाधान की शक्ति स्पष्ट रूप से लिख रखा है, मतलब राज्यपाल भी किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है, सजा कम कर सकता है, सजा कम कर सकता है। हालांकि मार्शल कोर्ट के अंदर ये नहीं कर सकते, फांसी तक की सजा है तो ये नहीं कर सकते, लेकिन राष्ट्रपति को वो अधिकार है भी, लेकिन इनको नहीं है। लेकिन ये सजा कम कर सकते हैं या फिर किसी की सजा का लघुकरण कर सकते हैं, ठीक है ना, तो ये कर सकते हैं। तो आपको सीधा सा ये ध्यान रखना है, जिस प्रकार से राष्ट्रपति की शक्ति है समाधान की, उसी प्रकार से राज्यपाल की भी समाधान की शक्ति है, और वो है अनुच्छेद नंबर 161 के अंदर। अनुच्छेद नंबर 161 के अंदर राज्यपाल के समाधान की शक्ति है भाई, ठीक है ना, राज्यपाल की। अगला देखते हैं अनुच्छेद नंबर 160। यहां कोई उल्टा सुल्टा हो गया भाई, ऊपर नीचे लिख दिया ना। राज्यपाल के कर्तव्यों का निवारण, देखिए अनुच्छेद नंबर 160 राज्यपाल के कर्तव्यों का निवारण है। उनके जितने भी कार्य हैं वो या तो खुद कर सकते हैं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करवा सकते हैं, ठीक है ना। और अनुच्छेद नंबर आगे है 163 राज्यपाल की शक्तियां। इसके अंदर राज्यपाल के अलग अलग शक्तियां हैं, विवेकाधीन शक्तियां भी हैं, जितने भी शक्तियां हैं वो सब इसके अंदर दे रखी हैं। विवेकाधीन शक्ति हो सकती है, वित्तीय शक्तियां हो सकती हैं, तो मतलब वो खुद भी काम कर सकते हैं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा भी वो इनकी शक्तियों का उपयोग करवा सकते हैं। तो ये जितने भी अनुच्छेद है सबके सब आपको याद हो जाने चाहिए। अगला अनुच्छेद है 164। देखिए अनुच्छेद नंबर 164। अब देखिए मंत्री, इसमें देखिए ध्यान से, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। देखिए 164 के अंदर मंत्री व्यक्तिगत रूप से तो राज्यपाल के प्रति, देखिए व्यक्तिगत रूप से तो राज्यपाल के प्रति और सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। देखिए दो तरीके से प्रश्न आता है। प्रश्न आता है राज्य के अंदर जो मंत्री परिषद होता है, वो मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो देखिए व्यक्तिगत रूप से पूछे तो राज्यपाल होगा, अगर राजनीतिक रूप से पूछे तो मुख्यमंत्री होगा, और सामूहिक रूप से पूछे तो विधानसभा के प्रति होंगे। देखिए इसके अंदर एक बात नहीं लिख रही है जो मैं आपको बता देता हूं। ये जो है ना, इसके अंदर अगर राजनीतिक रूप से पूछे, राजनीतिक रूप, तो भाई ध्यान रखना सीएम के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। और मंत्री व्यक्तिगत रूप से पूछे तो राज्यपाल, सामूहिक रूप से पूछे तो विधानसभा। ये तीनों प्रश्न आपको याद होना चाहिए, तीनों के तीनों प्रश्न याद होने चाहिए। साथ में अनुच्छेद याद है तो अच्छी बात है, अनुच्छेद याद न रहे तो अब क्या कर सकते भैया ना, लेकिन मेरे हिसाब से तो आपको याद रखना ही चाहिए। 159 शपथ है और 163 शक्तियां हैं, 164 देख लीजिएगा ये। और 164 में ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार प्रश्न पूछा भी गया है कि जो राज्य के अंदर मंत्री परिषद होती है, और मंत्री परिषद वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होता है, उत्तरदायी, तो व्यक्तिगत रूप से तो राज्यपाल है। सामूहिक रूप से पूछे तो विधानसभा है, देख लीजिएगा विधानसभा है, विधान मंडल नहीं है, विधान परिषद नहीं है, मैं पहले से बोलता देता हूं। और अगर राजनीतिक रूप से पूछे तो फिर चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री है ना, तो यह आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा मैं आपको यह भी बता देता हूं, राजस्थान के अंदर देखिए वर्तमान में देखिए हम राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं तो यह बात आपको पता होनी चाहिए।
अभी राजस्थान के अंदर वर्तमान में 200 विधानसभा सदस्य हैं। तो देखिए पहले तो पता नहीं, लेकिन वर्तमान में अब देखिए पहले कितना होता था, पहले अलग था व्यवस्थाएं, लेकिन 2003 के बाद में यह नियम बना दिया गया। 2003 के बाद में एक संविधान संशोधन होता है, 91वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा अब मंत्री है ना, ध्यान रखना कितने प्रतिशत बन सकते हैं, 15%, यानी कि 29+1 है भाई, यानी कि मुख्यमंत्री सहित राजस्थान के अंदर जो मंत्री परिषद है वो कितने बन सकते हैं, या फिर मंत्रिमंडल में कितने हो सकते हैं, तो 1+29 यानी कि 30 बन सकते हैं। ये कौन सा संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2003 के अंदर 15%। अब देखिए इसी के अधिकतम तो ये हो सकता है, ये अधिकतम है, जबकि न्यूनतम कितना हो सकता है। देखिए न्यूनतम की जो ये व्यवस्था कर रखी है पहले से ही, न्यूनतम है ना राजस्थान के अंदर 1+11 है। ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है, यानी कि 12 हो सकते हैं न्यूनतम, अधिकतम हो सकता है 23। राजस्थान के अंदर मंत्री न्यूनतम तो 12 है, अधिकतम 23 है, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। मंत्री परिषद का यहां पर आ गया, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। ये सब के सब आपको अनुच्छेद याद होने चाहिए भाई, एक भाई ऐसा नहीं है, और ये भी पता होना चाहिए। चलेगा, अगला चलते हैं, अगला लेते हैं। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 165, अनुच्छेद नंबर 165, यहां पर जितने अनुच्छेद दे रखे हैं वो सब राज्यपाल से संबंधित है, ठीक है ना। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 165 में दे रखा है राज्य का महाधिवक्ता। आपने सुना होगा राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी है ये। अगर राज्य सरकार को कभी जानकारी या फिर विधि से संबंधित कुछ सलाह या फिर कुछ राय या फिर केस लड़ना हो या फिर जानकारी लेनी हो, तो ये सबसे बड़ा अधिकारी है विधि का। कौन? राज्य का महाधिवक्ता। राज्य का महाधिवक्ता विधि का सबसे बड़ा अधिकारी है राजस्थान सरकार या फिर राज्य के अंदर, आप मान सकते हो, ठीक है ना। तो महाधिवक्ता हर राज्य के अंदर अंदर अलग अलग होता है। तो ये महाधिवक्ता का पद है जो कि विधि का सबसे बड़ा अधिकारी राज्य के अंदर। इसकी नियुक्ति है वो कौन करता है, ध्यान रखना, जो इसकी नियुक्ति है वो, और इनकी नियुक्ति है वो राज्यपाल करते हैं। इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं, इनकी नियुक्ति है वो राज्यपाल करते हैं या फिर गवर्नर करते हैं भाई। आप यहां पर गवर्नर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, या फिर राज्यपाल, ठीक है ना। तो देखिए महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करते हैं, गवर्नर करते हैं, और वो कौन से अनुच्छेद के तहत करते हैं, अनुच्छेद नंबर 165 के तहत। जो राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी है महाधिवक्ता, जिनकी नियुक्ति राज्यपाल महोदय करते हैं। तो ये राज्यपाल से संबंधित एक नियुक्ति आ गई है, ठीक है ना। अब देखिए अगला अनुच्छेद है 166, राज्य सरकार के कार्य संचालन के नियम। देखिए राज्य के अंदर जितने भी कार्य संचालन के नियम हैं, मैंने पहले भी वहां पर बताए थे। अभी पहला वो 154 आया था ना, उसके अंदर लिख रखा था कि राज्य के अंदर जितने भी कार्यपालिका संबंधित कार्य हैं वो राज्यपाल के नाम से होंगे। अब देखिए यहां पर राज्य सरकार के कार्य संचालन के जो नियम है या फिर कार्य संचालन की जो कार्रवाई है वो राज्यपाल के द्वारा ही की जाएगी, लेकिन वो खुद कर सकते हैं या फिर वो अपने अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा कराई जा सकती है। इसके अंदर ही ध्यान रखना, राज्य के अंदर जितने भी मंत्री होते हैं उनको ध्यान रखना, मंत्रियों को विभाग आवंटन करना, विभाग देना या फिर विभाग, हालांकि विभाग की जो लिस्ट है वो मुख्यमंत्री ही तय करते हैं, इनको तो सिर्फ आवंटन करना होता है। तो ये सभी इसी नियम के तहत होता है भाई, सरकार के कार्य संचालन के नियम तक, ठीक है ना। तो ये विभाग वगैरह मंत्री ये आवंटन आपके राज्यपाल महोदय कर देते हैं। अब देखिए अगला अनुच्छेद है 167, अनुच्छेद नंबर 167 कई बार पूछा गया, ये कई बार रिपीट हो रखा है। देखिए राज्य के अंदर एक मुख्यमंत्री होता है, एक राज्यपाल होता है। तो ध्यान रखना हर 10-15 दिन बाद में मुख्यमंत्री महोदय को अपने राज्य की जो व्यवस्थाएं हैं वो किस हिसाब से चल रही हैं, शासन किस हिसाब से चल रहा है, सही ढंग से चल रहा है, उन पूरे की रिपोर्ट राज्यपाल महोदय को देनी होती है। और ये इसी अनुच्छेद के तहत देते हैं 167 के तहत। ये मुख्यमंत्री महोदय का कर्तव्य होता है कि वो अपने राज्य के अंदर जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उन सभी की जानकारी राज्यपाल तक पहुंचाए। तो ये अनुच्छेद नंबर 167 के तहत ये मुख्यमंत्री का क्या होता है, कर्तव्य होता है। मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य बनता है कि वो पूरी की पूरी जानकारी अपने स्टेट की जो क्या क्या चल रहा है, क्या क्या
कार्य हो रहे हैं उन पूरे की पूरी जानकारी किसको दे दें, किसको उपलब्ध करा दें, और राज्यपाल महोदय को उपलब्ध करा दें। ठीक है ना, राज्यपाल महोदय को उपलब्ध करवानी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, मुख्यमंत्री के अंदर वापस पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर राज्यपाल से संबंधित है, क्योंकि राज्यपाल अपना कर्तव्य इनका है कि वे राज्यपाल को हम अपनी ओर से पूरी की पूरी जानकारी देने की पूरी जिम्मेदारी की है मुख्यमंत्री महोदय की। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलेगा। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 168, अनुच्छेद नंबर देखिए 167 तक तो आपको सबको पता होना चाहिए। 165 महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल महोदय करते हैं। 166 राज्य सरकार के कार्य संचालन के नियम है या फिर विभाग का आवंटन है, ये सभी राज्यपाल के द्वारा ही या फिर उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा या फिर उनके करवाया जाता है। ठीक है ना। 167 में मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि उसके पूरे के पूरे राज्य के अंदर प्रशासन की जानकारी या फिर जो भी सरकार चल रही है या फिर अल्पमत में नहीं आ गई, फिर राज्यपाल को पूरी पूरी जानकारी देनी होती है। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 168, अब अनुच्छेद नंबर 168 है ना, उसके अंदर विधानमंडल है। देखिए यहां पर विधानमंडल लिख रखा है, अनुच्छेद नंबर 168 के अंदर विधानमंडल है, और विधानमंडल के अंदर दोनों आते हैं। कौन सा, विधानसभा भी आती है, विधान परिषद भी आता है। और एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है, जिस प्रकार से आपने वो प्रश्न याद किया होगा कि संसद किससे मिलकर बनती है, तो संसद के अंदर राष्ट्रपति भी होता है, संसद के अंदर राज्यसभा भी होती है, संसद के अंदर लोकसभा भी होती है। उसी प्रकार से आप ये भी याद कर सकते हैं विधानमंडल किससे मिलकर बनती है, तो विधानमंडल आपके एक राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, इन तीनों से मिलकर बनती हैं। और यह संविधान के अनुच्छेद नंबर 168 के अंदर वर्णन कर रखा है। हम यहां क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहां पर भी राज्यपाल अंदर इसके अंदर ऐड है, यानी कि विधानमंडल का गठन होता है, उसके अंदर विधानमंडल के अंदर राज्यपाल भी आपके इसके अंदर शामिल है, इसलिए हम इसको यहां पढ़ा है। अब देखिए राजस्थान के अंदर एक विधानसभा है, लेकिन विधान परिषद राजस्थान के अंदर नहीं है। भारत के 6 राज्यों के अंदर अभी वर्तमान के अंदर क्या है, विधान परिषद है। भारत के 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद है, देख रहे हैं। और कर्नाटक है एक, तो पहले दक्षिण भारत वाले याद कर ले, कर्नाटक है, एक तेलंगाना है और एक आंध्र प्रदेश है। 3 तो ये हो गए। उसके अलावा उत्तर भारत में आते, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है और महाराष्ट्र में। देखिए पहले जम्मू कश्मीर में थे, 2 विभाजन हो गया जम्मू कश्मीर का, वहां से हट गई। तमिलनाडु में उससे पहले हट गई थी, तो ध्यान रखना यहां से हट चुके हैं, तमिलनाडु है, जम्मू कश्मीर है, वहां से हट चुके हैं। अब सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर भारत के अंदर 2 सदनात्मक व्यवस्था यानी कि विधान परिषद है। अब देखिए विधान परिषद है, ठीक है ना। और ये देखिए ये हो गया 168 वाला। अगला लेते हैं हम अनुच्छेद नंबर 171। अनुच्छेद नंबर 171 के अंदर क्या लिख रखा है, देखिए डायरेक्ट प्रश्न आता है कि अनुच्छेद नंबर 168 में क्या लिख रखा है, राज्यपाल या फिर विधानमंडल किससे मिलकर बनती है, प्रश्न डायरेक्ट आता है। इसलिए आप साथ में अनुच्छेद और पूरी की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 171, अनुच्छेद नंबर 171 में क्या लिख रखा है, देखिए विधान परिषद के अंदर जो विधान परिषद, अब सबको पता होगा विधान परिषद की संरचना, जब हम विधान परिषद पढ़ेंगे उस समय पढ़ लेंगे। लेकिन उसके अंदर देखिए, उसके अंदर 1/3 सदस्य विधानसभा का होता है। उसी प्रकार से उसी का जो संरचना होती है, उस संरचना के अंदर जो जितने टोटल जितने भी होंगे उसके अंदर ध्यान रखना 1/6, उसके 1/6 सदस्य चाहे कितने भी हो, चाहे 100 है, 200 है, 300 है, उसका 1/6, अगर विधान परिषद की जितनी संख्या होगी उसका 1/6 सदस्य को मनोनीत कौन करने वाले हैं, मनोनीत आपके राज्यपाल करने वाले। भाई मनोनीत कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। ये 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करने वाले हैं, ठीक है ना। ये 1/6 सदस्य मनोनीत कौन करने वाले हैं, तो राज्यपाल करने वाले हैं। देखिए राज्यपाल तो ये मनोनीत कर लेंगे, लेकिन किस क्षेत्र से, देखिए एक तो कला, उसके अलावा साहित्य, विज्ञान, समाज, लेकिन यह इंपॉर्टेंट है, यहां पर सहकारिता एक एक्स्ट्रा जुड़ा है। आपने वहीं पर पढ़ा होगा राष्ट्रपति वाले में, राष्ट्रपति के हवाले में पढ़ा है। देखिए लोकसभा के अंदर तो पहले 2 सदस्य मनोनीत होते थे, वर्तमान में 2 सदस्य लोकसभा के अंदर भी मनोनीत नहीं होते हैं, क्योंकि 2020 के बाद में 104वां संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान भी अब हट चुका है। लेकिन राज्यसभा के अंदर अभी भी 12 सदस्य मनोनीत हो रहे हैं, और वहां पर यही सब लिख रखे हैं, साहित्य, विज्ञान, समाज, कला, लेकिन वहां पर सहकारिता ना लिख रखा है। लेकिन वहां पर खेल से संबंध भी
हो रहा है, कर रहे हैं ना, मनोनीत हो रहे हैं। लेकिन यह वहां पर सहकारिता अभी तक नहीं देखा होगा आपने, यहां पर सहकारिता है भाई, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट यह है कि वह क्षेत्र आपको याद रखना है, कला है, साहित्य है, विज्ञान है, समाज सेवा है और सहकारिता है। इंपॉर्टेंट है, विधान परिषद के कितने सदस्य, 1/6 सदस्य कौन मनोनीत करता है, राज्यपाल महोदय मनोनीत करता है, ठीक है ना। अब देखिए 171 के तहत देखिए 168 पढ़ चुके हैं, 168 में विधानमंडल है जो कि राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद से मिलकर बनता है। 171 के अंदर विधान परिषद जिसके अंदर राज्यपाल महोदय 1/6 सदस्य मनोनीत करते हैं, कितने क्षेत्रों से, 5 क्षेत्र से, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज और सहकारिता। यह आपको पता होना चाहिए। और यहां पर 169 और 70 कहां गए, तो देखिए 169 और 70 के अंदर विधानसभा और विधान परिषद की संरचना वगैरह उनका वर्णन हो रखा है, तो वो हम उस समय पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखिए अगला अनुच्छेद है ये वाला, अनुच्छेद नंबर 174, अनुच्छेद नंबर 174। अनुच्छेद नंबर 174 में क्या होगा, देखिए अनुच्छेद नंबर 174 के अंदर विधानसभा का सत्र को क्या करना, बुलाना, यानी कि आहूत करना, सत्तावसान करना, यानी कि विघटन करना, मतलब स्थगन नहीं कर सकते। यहां पर एक शब्द नहीं लिख रखा है और ध्यान रखना ये वाला स्थगन, ये वाला शब्द यहां पर नहीं लिख रखा है और वो हर बार परीक्षा में ये वाला शब्द देता है। क्या स्थगन कर सकता है राज्यपाल, नहीं कर सकता, ठीक है ना। आपको इतना ही याद रखना है कि सत्र को आहूत कर सकता है, सत्रावसान करना सकता है और सत्र विघटन कर सकता है। ये 3 शब्द हैं, आप ध्यान रखना, ये तीनों शब्द आपको पता होना चाहिए। सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना और विघटन करना, ठीक है ना। लेकिन सत्र को बीच में स्थगित राज्यपाल महोदय नहीं करते, तो यह आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है 174 तक। एक बार वापस से देख लीजिएगा, 165 राज्य के महाधिवक्ता और की नियुक्ति करते हैं कौन, गवर्नर, ठीक है। उसके बाद में था 166 राज्य सरकार के कार्य संचालन के नियम। 167 मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है कि वो राज्यपाल महोदय को अपने राज्य या प्रशासन या फिर अपने व्यवस्थाएं कैसे चल रहा है, शासन प्रशासन की व्यवस्था की वो जानकारी देते हैं 10-15 दिन के बाद में। 168 विधानमंडल जो किन से मिलकर बनते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। देखिए यहां पर विधानमंडल है, मंडल जिस प्रकार से मंत्रिमंडल है या फिर संसद है। देखिए संसद किससे मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से, ठीक है ना, उसी प्रकार से। उस प्रकार देखिए अनुच्छेद 171 अनुच्छेद। अब देखिए मंत्रिमंडल में मैंने बोला ना, मंत्रिमंडल के अंदर भी अलग अलग मंत्री आते हैं, ठीक है ना, तो वो भी आप ध्यान रखना। अनुच्छेद नंबर 171 विधान परिषद है। विधान परिषद के अंदर 171 के अंदर ये बात लिख रखी है कि 1/6 सदस्य मनोनीत करने वाले। देखिए जैसे राजस्थान के अंदर ये पहले भी प्रस्ताव भेजा जा चुका था, जैसे कितने भी हो, लेकिन अब ध्यान रखना विधान परिषद जब भी बनती है ना, तो विधानसभा के 1/3 सदस्य, यानी कि 200 अगर सदस्य है अपने राजस्थान में, तो 200 का 1/3 कर दीजिएगा, लगभग 66-67 का प्रस्ताव भेजा गया था, अभी भी भेजा हुआ है वो, लेकिन अभी तक वो, लेकिन ये विधान परिषद का गठन, यानी कि हम प्रस्ताव जरूर राज्य सरकार भेजती है, लेकिन गठन करने की जिम्मेदारी किसकी है, संसद की है। वो ही गठन चाहे तो कर सकते हैं, वो ही वापस समाप्त भी वही करेंगे, सिर्फ राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजना होता है। लेकिन उसमें अभी तक राजस्थान के अंदर ऐसा कुछ है नहीं। जब विधान परिषद वाला टॉपिक पढ़ेंगे हम पूरा का पूरा खोल के पढ़ लेंगे उसको, ठीक है ना, जिससे कि आपका एकदम कंफ्यूजन दूर हो जाए। और 174 के तहत सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना ना और विघटन करना, स्थगन नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है ना, ये वाला सब ध्यान रखना। चलेगा, अगला लेते हैं, अगला लेते हैं। देखिए कितना टाइम हो गया होगा, पढ़ लेते हैं अनुच्छेद वगैरह पूरा, बहुत सारे हैं अभी तक तो। चलिए यहां पर पढ़ लेते हैं ये वाला, यहां तक तो हो ही गया, यहां पर देखते हैं। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 175। देखिए राज्यपाल का एक महत्वपूर्ण यह अधिकार है, यह अधिकार है राज्यपाल का कि वो सदन, दोनों सदनों के अंदर, चाहे अपना एक सदन है या फिर दोनों सदन है, तो दोनों सदनों के अंदर अभिभाषण और वो संदेश भेजने का क्या रखता है, अधिकार रखता है। यानी कि विधानसभा और विधान परिषद के अंदर ये राज्यपाल का अधिकार है कि वो उसके अंदर अभिभाषण दे या फिर उसमें कोई अपना मैसेज पहुंचाना चाहे तो वो मैसेज पहुंचा सकता है। तो ये अनुच्छेद नंबर 175 के अंदर ये व्यवस्थाएं कर रखे। अनुच्छेद नंबर 176, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है।
दे विशेष अभिभाषण। देखिए जब भी चुनाव होते हैं या फिर संसद का जब भी सत्र लगता है, एक तो चुनाव होने के बाद में भी लगता है और उसके अलावा हर बार लगता है, तो हर साल के बाद में सत्र जैसे स्टार्ट होता है ना, सत्र स्टार्ट होने में सबसे पहले विशेष अभिभाषण होता है राज्यपाल महोदय का। ये आप ध्यान रखना। सत्र चुनाव होने के बाद में भी पहला जब सत्र लगता है तो उसमें भी होता है और विशेष अभिभाषण होता है। आप ये ध्यान रखना विधानसभा के अंदर किसका, गवर्नर का, ठीक है ना, गवर्नर का यानी कि राज्यपाल का एक विशेष अभिभाषण होता है सत्र स्टार्ट होने से पहले या फिर उन सत्र के बाद, उसी सत्र के अंदर, ठीक है ना। तो यह आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद किसके तहत, अनुच्छेद 176 के तहत होता है। भाई मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सभी प्रश्न है, आपको जितने लाइनें दिखाई दे रही है हर एक प्रश्न बन रहा है। अब अगला है अनुच्छेद नंबर 192। अनुच्छेद नंबर 192 क्या है, देखिए अनुच्छेद नंबर 92 कुछ देखिए सदस्य होते हैं जिनकी सदस्यता अयोग्यता को निर्धारण करना होता है। हालांकि देखिए निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर ही निर्वाचन आयोग के परामर्श सिफारिश नहीं कर सकता है। यहां पर ध्यान रखना, निर्वाचन आयोग से परामर्श लेते हैं राज्यपाल, लेकिन राज्यपाल का जो फैसला होता है वो अंतिम निर्णय होता है। यह भी आप ध्यान रखना। निर्वाचन आयोग के परामर्श से किसी भी सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण करेंगे कौन, गवर्नर करेंगे और ये इनका फैसला अंतिम होता है। भाई ये ध्यान रखना, गवर्नर का अंतिम फैसला होता है, लेकिन परामर्श किससे लेंगे, निर्वाचन आयोग। कौन सा निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग जी नहीं, ये कौन सा निर्वाचन, अब कौन सा निर्वाचन भाई, जो भी अब निर्वाचन आयोग जो सदस्य होंगे उस सदस्य के हिसाब से, ठीक है ना। सदस्य अब कौन से हैं, विधायक है या फिर सांसद है, या फिर सांसद होंगे तो फिर वो उपराष्ट्रपति महोदय भी बैठे हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, उनकी सदस्यता को अयोग्यता ठहराने के लिए निर्वाचन आयोग से क्या लेने वाले हैं, ये परामर्श लेने वाले, यानी कि सलाह लेने वाले हैं। लेकिन सलाह जरूर लेंगे, लेकिन निर्वाचन आयोग ने जो सलाह दी है उस सलाह को कोई मतलब नहीं है। और ध्यान रखना, वो सलाह मतलब यह है कि ये माने ना माने इसके ऊपर इनका कोई भी कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब प्रतिबंधित नहीं है। और वो मतलब कोर्ट के अंदर भी इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये भी ध्यान रखना। आप सबको पता होगा राष्ट्रपति के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया था। फिर बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको वापस से एक बार पुनर्विचार के लिए वापस से भेज सकता था सलाह को। लेकिन यहां पर राज्यपाल के क्षेत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है। राज्यपाल ने अगर इस अयोग्यता के बारे में अंतिम निर्णय होगा, ठीक है ना, जो भी कह दिया है राज्यपाल ने वो अंतिम होगा। और ध्यान रखना, निर्वाचन आयोग परामर्श जरूर दे सकता है, लेकिन निर्वाचन आयोग की जो सलाह है वो राज्यपाल के लिए प्रतिबाधित नहीं है या फिर बाध्य नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो चलिएगा अगला लेते हैं, अनुच्छेद नंबर 200। अगला है अनुच्छेद नंबर 200। देखिए मैं बता रहा हूं ना आपको, जितने भी अनुच्छेद हैं वो राज्यपाल से सीधा डायरेक्ट प्रश्न या फिर राज्यपाल से बनने वाला सीधा प्रश्न है ना, वो सभी के सभी मैंने यहां पर लेके आ गया। हर एक प्रश्न बन रहा है और आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। राज्यपाल इन्हीं अनुच्छेद में से बार बार पूछा जा रहा है और इतना ही है राज्यपाल, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे आप राज्यपाल के अंदर, यही पढ़ेंगे कौन है, किसको कौन नियुक्ति करता है, राज्यपाल क्या क्या कार्य है, वही तो पढ़ेंगे आप। अब देखिए विधेयक, विधेयक पर सहमति, विधेयक पर सहमति। देखिए राज्यपाल की विधेयक पर सहमति है ना। विधेयक पर एक तो पहला एक इंपॉर्टेंट चीज है कि धन विधेयक पर यह अपनी सहमति नहीं रोक सकते। वैसे धन विधेयक जब भी विधानसभा के अंदर रखा जाता है तो पहले राज्य केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य के अंदर राज्यपाल की पूर्व सहमति से ही इसको रखा जाता है। तो ये आप ध्यान रखना। देखिए धन विधेयक को छोड़कर बाकी जितने भी विधेयक है उन सभी विधेयकों पर क्या कर सकते हैं, ये सहमति दे सकते हैं, सहमति ना भी दे सकते हैं, अपने पास कितने भी टाइम मतलब बिना टाइम बताए रोक भी सकते हैं, या फिर यह विधेयक राष्ट्रपति महोदय को क्या कर सकते हैं, भेज भी सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति महोदय को कब भेजेंगे, जब न्यायालय की शक्तियां या फिर हाल राजस्थान हाईकोर्ट या फिर राज्य के हाईकोर्ट की शक्तियां कम हो रही हो, या फिर कोई निजी संपत्ति से संबंधित हो, या फिर नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया जा रहा है जिससे कि मौलिक अधिकार 13 और 19 के अंदर कुछ बदलाव हो रहा हो और निजी संपत्ति वाला 31 में कुछ छेड़छाड़ हो रही हो। इस अनुच्छेदों को अंदर अगर कुछ भी कोई बदलाव होता है या फिर उनको लगता है राज्यपाल महोदय को क्या कि इसमें कुछ बदलाव होगा और यहां पर राष्ट्रपति को भेजना अनिवार्य है, तो वो विधेयक उनको भेज दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना 200 के तहत, अनुच्छेद 200 के तहत विधेयक पर सहमति।
तो ये आपको पता होना चाहिए भाई। विधेयक पर मैंने पहले भी बताया, लेकिन अभी वो तमिलनाडु वाला मामला था, उसके अंदर कुछ टाइम पीरियड फिक्स कर दिया है, लेकिन पहले। और एक बार ध्यान रखना, एक बार विधेयक जब इनके ये राष्ट्रपति महोदय के पास भेजते हैं, राष्ट्रपति या वापस इसको भेज देते हैं जब राज्यपाल को, तो राज्यपाल वापस अगर भेज देते हैं तो 6 महीनों के बाद में वापस उसको पास करवाना भी जरूरी है। ये भी आप ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। और किसी भी विधेयक को ये भेज सकते हैं वापस, लेकिन इनके पास एक बार अगर पुनर्विचार के लिए जरूर भेज सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के बाद में इनके पास वापस आ गया तो फिर इनको भी सहमति देनी होती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला 201 के तहत देखिए, 201 यहां पर लिखने का कहां है, ये पीछे रह गया, ठीक है, उल्ट सुलट लिख रखा है। देखिए 217 हम पहले पढ़ लेते हैं। 217 के तहत क्या होता है, देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा परामर्श देना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीशों की जब नियुक्ति होती है, इनकी नियुक्ति होती है, तब वो मुख्यमंत्री से परामर्श ली जाता है। लेकिन जब हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रही है तो राष्ट्रपति महोदय इनसे परामर्श लेते हैं। किनसे? राज्यपाल महोदय से। तो ये अनुच्छेद 217 के तहत ये अपनी परामर्श या फिर अपनी सलाह जरूर देते हैं, किसको? राष्ट्रपति महोदय को। तो 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति या फिर हाईकोर्ट के सीजे की नियुक्ति के संबंध में ये अपनी सलाह राष्ट्रपति महोदय को देते हैं। देखिए अगला अनुच्छेद है 201, वो मैंने पहले बता दिया था। देखिए आरक्षित विधेयक पर प्रतिक्रिया, यानी कि यहां पर अब यहां पर प्रतिक्रिया कौन देने वाले हैं? यहां पर देने वाले हैं प्रेसिडेंट। देखिए जो एक विधेयक जो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया था राज्यपाल महोदय ने, कौन से अनुच्छेद के तहत? 200 के तहत। उस पर 201 के तहत अब प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति उस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, वो इसके तहत देने वाले। हो सकता है राष्ट्रपति उस पर दे दे सहमति, हो सकता है नहीं भी दे, हो सकता है वो कई दिन पड़े भी रह सकता है, यानी कि रख दे। तो तीनों भी स्थितियां बन सकती हैं, कोई ऐसा नियम वगैरह नहीं है, तो यह हो सकता है। तो आरक्षित विधेयक पर प्रतिक्रिया, और मैंने पहले भी बता दिया कुछ विधेयक ऐसे भी हैं जो राज्यपाल सीधे राष्ट्रपति को ही भेजते हैं, यानी कि राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी हो, और राष्ट्रपति के अगर अवैध भी हो सकता हो, या फिर किसी की वो शक्तियां कम हो रही हो, निजी संपत्ति से संबंधित हो, या फिर नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकार का हनन हो, या फिर निजी संपत्ति जो कि 31 का कुछ हनन हो, तो वो विधेयक उनको लिए भेज दे जाते हैं। और ये विधेयक कब वापस राष्ट्रपति महोदय अपनी स्वीकृति देंगे या नहीं देंगे, या फिर चलता रहेगा, तो ये फिर आपके राष्ट्रपति के विवेक पर ही होगा भाई, ठीक है ना। तो इसमें कुछ ऐसे प्रतिबंध वगैरह बाधित नहीं कर रखा है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 213, देखिए जिस तरीके से केंद्र सरकार में, यानी कि केंद्र में 123 अनुच्छेद के तहत प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति जिस प्रकार से अध्यादेश जारी करते हैं, उसी प्रकार से राज्य के अंदर भी अध्यादेश कौन जारी करता है? गवर्नर। गवर्नर यहां पर अध्यादेश जारी करते हैं। ये कब अध्यादेश क्या है? जब भी संसद का, या फिर वहां तो संसद का सत्र है, यहां पर विधानसभा का जब भी सत्र नहीं चल रहा हो और राज्य के अंदर एक ऐसी स्थिति बन गई है कि कानून लाना बहुत जरूरी है, तो फिर राज्यपाल महोदय कानून ला सकते हैं, कानून ला सकते हैं भाई। और ये कानून ला सकते हैं भाई, कौन ला सकते हैं? गवर्नर कानून ला सकते हैं। फिर बाद में जब भी विधानसभा लगेगी उसके वहां पर रखा जाएगा, वो बिल पास हो जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में सब समाप्त भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो बिल एकदम मतलब जिस समय विधानसभा का सत्र न चल रहा हो तब भी गवर्नर अध्यादेश जारी कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं, ठीक है ना, जिससे कि राज्य के जो व्यवस्थाएं हैं वो सही सुचारू रूप से ढंग से चल पाए। अगला अनुच्छेद है 233। देखिए 233 नंबर अनुच्छेद है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। देखिए जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर करता है। गवर्नर साहब का ही अधिकार है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति खुद करें। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कौन? गवर्नर। कौन निभाते हैं? गवर्नर, यानी कि राज्यपाल महोदय द्वारा ही जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट में होता है ना जो। अब देखिए 233 हो गया, उसके बाद में आप सीधा 333 वाला याद रख लीजिएगा। अभी मैंने बताया था कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य मनोनीत करते हैं, उसी प्रकार से राज्यपाल का भी एक अधिकार है कि वो आंग्ल भारतीय सदस्य का एक सदस्य
ठीक है ना, एक सदस्य नियुक्त कर सकते थे, लेकिन अभी वर्तमान में नहीं है, क्योंकि 2020 से पहले यह प्रावधान था, लेकिन 2020 के बाद में 104वां संविधान संशोधन हो रखा है। उसके बाद से अब आंग्ल भारतीय समुदाय और लोकसभा के अंदर सदस्य मनोनीत नहीं होते हैं भाई, ठीक है ना, वहां पर राष्ट्रपति नहीं करते हैं और यहां पर राज्यपाल महोदय नहीं करते। तो ये प्रावधान ध्यान रखना, ये कहां पर था, तो ये 333 के अंदर था। कहां पर था? 333 अनुच्छेद के अंदर था। अगला ले लेते हैं अनुच्छेद नंबर 234। देखिए 234, न्यायिक सेवा के लिए भर्ती। देखिए न्यायिक सेवा के लिए भर्ती के करवाना अगर लगे तो फिर ये न्यायिक सेवा की भर्ती भी राज्यपाल, गवर्नर, यानी कि गवर्नर इसको निकाल सकते हैं भर्ती, ठीक है ना, ये गवर्नर इनकी भर्ती निकाल सकते हैं भाई, ठीक है ना, गवर्नर साहब भर्ती भी करवा सकते हैं न्यायिक सेवा की हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है ना। अब है 356, अनुच्छेद नंबर 356। ध्यान रखना, जब भी राज्य के अंदर, मैंने पहले भी बताया था ना कि मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि हर 10 दिन 15 दिन के बाद में राज्य के अंदर जो भी सुचारू रूप से व्यवस्थाएं चल रही हैं उसके बारे में जानकारी दे, सरकार के अंदर बहुमत है या नहीं है वो भी जानकारी दे। अगर स्थिति ऐसी बन जाए कि राज्य के अंदर जो सरकार चला रही थी उन सरकार का बहुमत खो दिया, तो बहुमत खो दिया था, इसका मतलब अब वहां पर क्या होने वाला है, संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है ना। 3 प्रकार से आपातकाल लगता है, 352 राष्ट्रीय आपात, 356 संवैधानिक तंत्र विफल और एक 360 के तहत वित्तीय संकट पर, ठीक है ना। तो यह 356 के तहत है, जब भी संवैधानिक तंत्र राज्य के अंदर विफल हो जाता है, राज्य के अंदर सरकारें बहुमत खो देती हैं, तो उस समय यहां पर 356 की स्थिति बन जाती है। और ये लगाते कौन है? ये लगाते तो भाई साहब प्रेसिडेंट ही है, राष्ट्रपति शासन है तो राष्ट्रपति महोदय द्वारा ही लगाया जाता है। लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण भूमिका केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व के तौर पर कौन निभाते हैं? वो निभाते हैं राज्यपाल महोदय, गवर्नर, है ना। राज्यपाल महोदय यहां पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं 356 में। फिर पूरे का पूरा, यहां पूरा का पूरा 356 के तहत राज्य के अंदर जितना भी प्रशासन या फिर व्यवस्थाएं, पूरी की पूरी किसकी जिम्मेदारी हो जाएगी? गवर्नर जनरल की हो जाएगी भाई। सॉरी, गवर्नर जनरल नहीं है, गवर्नर है भैया, राज्यपाल, ठीक है ना। राज्यपाल की पूरी जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो ही प्रशासन को सही ढंग से या फिर राष्ट्रपति शासन का पालन कराएं या फिर उसको सुचारू रूप से व्यवस्थाएं चलाएं, और पूरी की पूरी जानकारी ये फिर आगे राष्ट्रपति को देते हैं। हालांकि यहां पर गवर्नर सरकार जरूर चलाते हैं, लेकिन यहां पर सरकार पर पूरा का पूरा जो नियंत्रण आप मान सकते हैं राष्ट्रपति के पास है, और राष्ट्रपति के पास है, इसका मतलब पूरा का पूरा केंद्र सरकार के पास में होता है पूरा का पूरा उस राज्य का। जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तब राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, यह भी आपको पता होगा, और हम विधानसभा पढ़ेंगे तब यह पूरा का पूरा देख लेंगे। तो देखिए यहां तक ये अनुच्छेद पूरे के पूरे अनुच्छेद हो चुके हैं। राज्यपाल से संबंधित इतने अनुच्छेद थे जितने मैंने पूरे के पूरे बता दिए। अब देखिए कुछ नियुक्तियां है वो राज्यपाल महोदय करते हैं। देखिए कुछ नियुक्तियां हैं वो राज्यपाल या फिर गवर्नर करते हैं आपके। देखिए एक तो राज्य का मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी करते हैं, राज्य के अंदर महाधिवक्ता अभी पढ़ के आए थे हम, अनुच्छेद नंबर 165। आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष, इनकी नियुक्ति जरूर ध्यान रखना कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। लेकिन जब आरपीएससी के सदस्य एवं इनके अध्यक्ष को निलंबित भी कौन करता है? देखिए निलंबित, और उसमें लिख देना, उसमें लिख देंगे हम सब, लेकिन इसको हटाता है ना, हटाता तो कौन हटाता है? प्रेसिडेंट हटाता है। लेकिन इनको निलंबित है ना, इनको निलंबित, इनको नियुक्ति ये कौन करता है? दोनों ध्यान रखना, गवर्नर करता है। इंपॉर्टेंट यह है कि आरपीएससी के सदस्य को हटाता कौन है? प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति हटाता है। आरपीएससी के सदस्य एवं अध्यक्ष, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। इनको निलंबित कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, लेकिन हटाता नहीं है भाई, ध्यान रखना। अब देखिए लोकायुक्त की नियुक्ति भी राज्यपाल महोदय करते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं, लेकिन राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाते वापस से राष्ट्रपति हैं, और इनको भी हाई कोर्ट की जांच के बाद में, उनको भी हाई कोर्ट के जांच के बाद में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति यही करते हैं, कौन? राज्यपाल महोदय करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी नियुक्तियां हैं वो ध्यान रखना भाई।
और अगला देखिए, राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में सलाह, ये तो हम पढ़ चुके हैं अभी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में सलाह देते हैं, वो अभी हम पढ़ के आए थे। देखिए, विधानसभा में विभिन्न प्रतिवेदन, राज्य वित्त आयोग, आरपीएसए, और एक ध्यान रखना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जाओ वहां पर केंद्र में होता है, तो यहां पर भी है भाई, इसकी रिपोर्ट आती है ना, महाधिवक्ता नहीं है, उनका क्या नाम है, वगैरह जिस प्रकार के वहां रिपोर्ट आती है, वहां पर भी, यहां पर भी आती है महानियंत्रक भी। तो वो रिपोर्ट, आरपीसी की रिपोर्ट और राज्य वित्त की रिपोर्ट, ये तीनों की तीनों रिपोर्ट कौन रखाता है? गवर्नर रखाता है। कहां पर रखाते हैं? विधानसभा में। विधानसभा में। ये प्रश्न कई बार पूछा गया भाई, ध्यान रखना। तो भाई आरपीएसए की रिपोर्ट, राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट, और एक और है भाई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उसकी भी रिपोर्ट राज्यपाल महोदय को दी जाती है, और वो पूरे के पूरे विधानसभा के अंदर तीनों रिपोर्टों रखाते हैं भाई। कौन रखाते हैं? राज्यपाल महोदय रखाते हैं। तो ये पूरा का पूरा याद होना चाहिए। इनकी नियुक्तियां करते हैं, इनको कौन कौन हटाते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब देख लीजिएगा, ये वापस आ गया, न्यायाधीशों को नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह, ये तो हमने पढ़ लिया। राज्यपाल है ना, मृत्युदंड एवं कोर्ट मार्शल शक्तियां प्राप्त नहीं है, ये मैंने पहले बता दिया था आपको। कोर्ट मार्शल और मृत्युदंड को ये माफ नहीं कर सकते। धन विधेयक, राज्य वित्त आयोग, देखिए धन विधेयक पर तो राज्यपाल की सहमति से ही पेश होता है, तो इस पे तो कोई कमेंट ही नहीं है, मतलब इनके सहमति से ही इसको विधानसभा के अंदर रखा जाता है। और वित्त, राज्य वित्त आयोग जो कि 5 वर्ष के लिए गठन किया जाता है, वो भी राज्यपाल महोदय के द्वारा ही गठन किया जाता है, हर 5 साल के बाद में। अबे कौन सा बना है ये आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। तो यहां तक था अपना पूरा का पूरा राज्यपाल। राज्यपाल से संबंधित अब देखिए फैक्ट वाली क्लास एक और होगी। अब जितने भी फैक्ट बनते हैं वो कितने, कौन पहले बने, कौन बाद में बने, कौन सबसे ज्यादा बने, कौन का किसका कार्यकाल सबसे कम था, तो कौन कार्यवाहक बने, तो वो हम एक क्लास और ले लेंगे। आज यहां तक देख लेते हैं, तो यहीं तक देखेंगे हम आज। तो ये था अपना राज्यपाल वाला पूरा का पूरा टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि आपको राज्यपाल से बनने वाले अनुच्छेद और राज्यपाल वाला पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए कहीं पर भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो फिर राज्यपाल से संबंधित, अनुच्छेद से संबंधित, या फिर योग्यता, या फिर इनसे संबंधित जितना भी कार्य होता है उनसे संबंधित आपका एक भी डाउट न रहा होगा। और उसके अलावा ध्यान रखना, एक क्लास हम और ले लेंगे और उसमें सिर्फ फैक्ट से संबंधित ले लेंगे। जितने भी फैक्ट बन सकते हैं, कौन पहले थे, कौन बाद में थे, अब तक कितने बने हैं, जो कि 45वें क्रम के हैं, हरिबाबू किशनराव भांगड़े जाप में ना, तो पहले कौन थे, बाद में कौन बने, सबसे ज्यादा कौन बने, तो ये सभी हम एक क्लास और ले लेंगे, जो कि हम आपको आगामी आने वाले दिनों के अंदर आपको वो क्लास मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत बढ़िया लगा होगा, क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक मुझसे जरूर कीजिएगा इस क्लास को, और ध्यान रखना अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लगातार जो क्लासें उपलब्ध हो रही हैं आपको, उन क्लासों का भरपूर फायदा उठाएगा और अपने मित्रों तक इन क्लासों को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप सपोर्ट आपका बहुत जरूरी है भाई। इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसे लगी। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो अगली क्लास आपको जल्द ही देखने को मिलने वाली है। और क्लास पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही हमारे साथ अपनी तैयारी को और मजबूत बनाते रहिएगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।